सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका एक हाईली अवेटेड एग्जाम यूपी पीसीएस प्री 2021 कंडक्ट हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। यदि किसी का पेपर खराब भी हो गया है तो वो परेशान ना हो। इस पेपर को हम लोग आज क्वेश्चन आंसर सेशन में पहले डिस्कस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चंस आपके सही हुए और कौन से क्वेश्चन गलत हुए। आज का सेशन डेडिकेटेड होगा केवल क्वेश्चन आंसर सेशन पे। मैं क्वेश्चन के आसपास कुछ विषयों की चर्चा जरूर कर दूंगा, लेकिन आज के बाद एक डिटेल सेशन हम लोग लेंगे। एक पूरी टीम आपके बीच में होगी जो डिटेल सेशन के साथ आएगी, जिसमें हम ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि ये जो पेपर पूछा गया, क्या आप में कमी रह गई और अगले एग्जाम में आप क्या ऐसा करें कि आपको सफलता मिल जाए। जिन लोगों का पेपर खराब होगा उनके लिए ये ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टीचर्स की पूरी टीम आपके बीच में, और मैं व्यक्तिगत रूप से कई विषयों के साथ आपके साथ आऊंगा और उसमें उस विषय के बारे में A to Z सभी तरह के सब्जेक्ट की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो आज ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले हम लोग इस सेशन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि क्वेश्चंस के कौन कौन से पोर्शंस में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। मेरा ये सेशन आपको हिस्ट्री और साइंस, इस पेपर में पूछे गए दो टॉपिक को हम आपके बीच में लेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन रख सकते हैं। आकृति जी ने ज्वाइन कर लिया, उनका स्वागत है। और भी लोग धीरे धीरे आएंगे, उन पर फिर हम चर्चा करेंगे। आयुष जी भी आ गए। चलिए धीरे धीरे आप सभी लोग आएंगे। आज के पेपर में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक सेकंड। चलिए आयुष जी ने भी ज्वाइन कर लिया, मोहम्मद जी ने भी ज्वाइन कर लिया। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें केवल अभी हम हिस्ट्री के सेशन पे बात करेंगे। पहले हिस्ट्री का सेशन डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग फिर इसके बाकी सब्जेक्ट पर हम आएंगे। इस पेज में हिस्ट्री से रिलेट कर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। पहले हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे बाकी के सब्जेक्ट पे। ठीक है, इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं जिसने धरासना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे उस समय भी हमने क्लास में इस चीज को इंडिकेट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि भारत में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और पूरे भारत में जगह जगह ये सत्याग्रह चल रहे थे। महाराष्ट्र में बॉम्बे के निकट धरासना जो नमक फैक्ट्री थी उसके पास सत्याग्रहियों की भीड़ जमा हुई थी और पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया था और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तो एक अमेरिकी पत्रकार थे मिस्टर वेब मिलर। वेब मिलर महोदय ने ये रिपोर्टिंग की थी और दो तरफा रिपोर्टिंग की थी। एक तरफ उन्होंने कहा था कि इस तरह का अत्याचार मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा, यानी उन्होंने अंग्रेजों की भी आलोचना की थी। और दूसरी तरफ भारत में महिलाओं की दशा पर भी उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जिस देश में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो, उस देश के लोगों को, नेताओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यानी हम भारत के लोग आजादी की जो मांग कर रहे थे उसका भी उसने विरोध किया और अंग्रेजी व्यवस्था की भी उसने आलोचना की। तो आपका आंसर केवल अभी यहाँ पर होगा वेब मिलर।
तो ध्यान ये रखना होता है कि जब कभी कोई क्वेश्चन आप डील करते हैं पढ़ते समय, तो कोई विषय पढ़ाया जा रहा है तो आपकी नजर केवल विषय पर होती है, फैक्ट को रटने पर होती है। जबकि कमीशन चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या आईएएस का हो यानी यूपीएससी हो, अब लगातार क्वेश्चन के आसपास से वो सवाल उठा रहे हैं और लगातार हम क्लास में इस विषय पर चर्चा करते हैं कि थोड़ा विस्तार से पढ़ लिया जाए तो परीक्षा पास करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी, द आंसर इज वेब मिलर। ये एक अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं। पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चन जल्दी से ले लेंगे, फिर हम साइंस के क्वेश्चन पर आपके बीच में आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 हिस्ट्री से नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। All questions are out of history subjects. Next, question number 17, 18, question number 19. Question number 19 हिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये हिस्ट्री का बैकग्राउंड है और आपके करंट से रिलेटेड हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग चेकअप कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 says मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आजादी की अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ Shahid Ram Prasad Bismil in June 2021 at which one of the following places in Uttar Pradesh. This session is important for both languages students, for English medium and Hindi medium both. So sometime I will read in this question in Hindi and sometime in English. भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? द राइट आंसर इज शाहजहांपुर। ओके, उनके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड प्लेस है, इस वजह से शाहजहांपुर। जो राइट आंसर इज बी। सो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिया, राइट आंसर हो गया बी। बाकी हिस्ट्री का क्वेश्चन इस पेज पर कोई नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं इस पेज में कोई क्वेश्चन है कि नहीं हमारे काम का। हमारे काम का मतलब हिस्ट्री विषय से कौन सा क्वेश्चन है, पहले हम उसे जल्दी जल्दी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सो no question. Next page. Question number 29, 30, 31. 31 is for us. Question number 31. Who among the following was not an early member of the Naujawan Sabha formed in 1926 AD? Option A is Bhagat Singh, Yashpal, Chabil Das and Ambika Chakravarti. ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो चार ऑप्शन है, भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती। द राइट आंसर इज अंबिका चक्रवर्ती। दरअसल 1926 में भगत सिंह जी ने एक संगठन बनाया था, क्रांतिकारी संगठन था, नाम था नौजवान सभा। इसके प्रारंभिक सदस्य थे भगत सिंह, यशपाल और छबील दास जी। पंजाब में यह संगठन बना। अंबिका चक्रवर्ती जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहे। पहले ये क्रांतिकारी वर्ग के सदस्य रहे, बाद में ये वामपंथी संगठन के साथ हो गए और आजादी के बाद इन्होंने बंगाल विधानसभा की सदस्यता भी ली थी। सो ये नेशनल मूवमेंट में रहे तो हैं, लेकिन नौजवान सभा से इनका संबंध नहीं। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। सो द राइट आंसर इज अंबिका चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? In India, the first municipal corporation was set up in which one among the following places? Calcutta, Bombay, Madras and Delhi. The right answer is Madras. दरअसल मैड्रास में सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया और इसका जब हम टाइम देखते हैं तो इसका टाइम हमें मिलता है 1688 के आसपास ये इसे एस्टैब्लिश किया गया। ठीक ना? हाँ, सबसे पहले 1688 में मैड्रास में ये एस्टैब्लिश हुआ। इसके बाद ही हमें कैलकाटा का नाम मिलता है 1876 में, करीब करीब 100 साल के बाद। एंड बॉम्बे में 1888। यानी इंडिया में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बना? तो मद्रास में बना। द ईयर इज 1688, अर्थात मद्रास में पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था। वर्ष था 1688 ईस्वी। उसके बाद कलकत्ता की स्थापना हुई थी जो 1676 ईस्वी में, 1876 में, यानी 1876 में।
और बॉम्बे स्टैब्लिश हुआ था 1888। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अब इस पेज पर हिस्ट्री का और कोई हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग आगे आ जाते हैं और देखते हैं बड़ा सही करके कि क्या कोई क्वेश्चन इसमें है। यस, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री सब्जेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। इसका जो क्रम है, इसमें विलियम हॉकिंस और रॉल्फ फिंच एक ही साथ आए थे 1608 में। तो ये पहला भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। अगर आप अपने क्वेश्चन में आंसर देखें तो जो सबसे पहला आंसर भी आपके पास है 1 और सेकंड भी पहला है, लेकिन फर्स्ट के ठीक बाद सेकंड नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर भी हम सबके ईयर आपको बता देते हैं। विलियम हॉकिंस 1608 में आए, रॉल्फ फिंच जो है वो 1608 में आए, दोनों साथ में ही आए। और सर थॉमस रो हैं वो 1615 टू 1618 के बीच में है। लेकिन निकोलस डाउंटन एक सैनिक सेनापति के रूप में आया था, नौसैनिक सेनापति के रूप में, और ये 1615 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। तो सर थॉमस रो से पहले भारत में आ चुका है। तो आपको पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा कहीं कोई सीक्वेंस दिख रहा है? आंसर इज नो। तो आप अगर इसे सेकंड को फर्स्ट पे रखें, फर्स्ट को सेकंड पे रखें, बिकॉज दोनों का टाइम सेम है, तो आपको ये क्रोनोलॉजी मैच करती मिलती है। सेकंड 1, then fourth, then third. So the right answer is A. Same explanation for English medium student. The person William Hawkins and Rolf Finch came together in 1608, and next person Nicholas Downton came in India in 1614 and 15, and Sir Thomas Roe came in 1615 to 18. So the real sequence is second, first, fourth and third, and this sequence match in option A. So the right answer is A. Right? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर हो गया A। 38 हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, 39 भी हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग आगे पास हो जाते हैं। आज हम लोग का फोकस होगा क्वेश्चन आंसर पे। आपके क्वेश्चन गलत क्यों हुए, अगर ये कहूँ कंफ्यूजन हो तो आप जरूर सवाल पूछ लीजिएगा। गोपाल जी ने भी ज्वाइन कर लिया, शिव सिंह जी ने भी ज्वाइन कर लिया, तो उसे देख लेंगे, ठीक है ना? हाँ, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, अदरवाइज एक डिटेल सेशन हम लोग लेंगे इस क्वेश्चन आंसर सेशन पे, ट्रेंड को समझने के लिए कि क्या गलती इस बार हुई और अगली बार क्या गलती ना करें, जैसे कि हमारा सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43। 43 इज फ्रॉम हिस्ट्री सब्जेक्ट। सो चलिए 43rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? राइट, नहीं था। अब कानपुर षड्यंत्र मामला क्या था? The question is, who among the following was not associated with the Kanpur conspiracy case of 1924? Actually, this conspiracy case is related with leftist movement in India. भारत में ये साम्यवादी आंदोलन का स्वरूप था। प्रारंभ में साम्यवादी लोग भारत में आए और अंग्रेजों के खिलाफ सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी तरीके से गतिविधियां करने लगे। इनके तहत अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ मुकदमा चला। ऐसा ही एक मुकदमा कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से चला। इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एम.ए. अंसारी के नाम है। इसमें मुजफ्फर अहमद साहब भी हैं, शौकत उस्मानी साहब भी हैं, नलिनी गुप्ता साहब भी हैं, बस एम.ए. अंसारी साहब नहीं। फिर एम.ए. अंसारी साहब हैं कौन और क्यों दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए? ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे, और आजादी के बाद इन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ये चांसलर के पद पर भी रहे। तो ये एक नेशनल मूवमेंट के मेंबर भी हैं, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। पहले कांग्रेस में अध्यक्ष रहे, बाद में मुस्लिम लीग में अध्यक्ष रहे, और इन्होंने एक विश्वविद्यालय को आजादी के बाद एज अ चांसलर उसका रोल भी निभाया। सो द राइट आंसर इज डी। अब यहाँ टिक किसी बच्चे ने कर रखा है, वो आंसर गलत है, आप इसको टिक नहीं करेंगे। द राइट आंसर इज डी। सो द राइट आंसर इज एम.ए. अंसारी। मुख्तार अहमद अंसारी इज द राइट नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए बाकी कहीं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो अभी हम लोग पास कर जाएंगे। सेकंड सेशन में हम आएंगे तो साइंस के भी सारे क्वेश्चन हम साथ में लेंगे। तो अभी साइंस से चीज साथ में मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 भी हिस्ट्री का नहीं, क्वेश्चन नंबर 47 हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
गोपाल जी, शिवशंगी जी और भुवनेश जी जुड़ गए। सब लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन के आंसर्स पे। कोई डाउट हो तो अपने डाउट सेशन में जरूर रख लें। तब तक हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कथन कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है तो ए टिक कर दीजिए। ए और आर दोनों सत्य है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी करिए। ए सत्य है किंतु आर गलत है तो सी, और ए गलत है किंतु आर सत्य है तो डी आपको लगाना है। सेम क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज labeled as assertion A and other as reason. Assertion A, the Mughal Empire was originally a military state. Reason R, the vitality of the development of the central government system depend on its military power. Select the correct answer using the code given below A, B, C and D. So the right answer is A, because by nature मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ये अलग बात है कि समय समय पर अलग अलग राजाओं ने इसका रूप बदला। बाबर एक आक्रमणकारी के रूप में ही आया, हुमायूं ने अपनी सैनिक शक्ति में जहां कमजोरी की मात खाया और राज्य से बाहर निकाल दिया गया, शेरशाह सूरी ने उसके राज्य पे कब्जा कर लिया। अकबर ने कुछ समय तक राज्य के विकास पर काम किया, कुछ वेलफेयर डिसीजंस भी लिए, दास प्रथा समाप्त कर दिया, जजिया समाप्त कर दी, और आगे शाहजहां और जहांगीर के काल में भी ये चलता रहा। लेकिन औरंगजेब के समय में फिर ये एक मिलिट्री स्टेट की तरह ही बिहेव करता है। देयर विल नो वेलफेयर सिस्टम इज देयर। सो कुल मिलाकर अगर मुगल साम्राज्य को मूल रूप से माना जाए तो वो एक सैनिक राज्य था और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसके सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। जिस जिस राजा के समय में सैनिक शक्ति ताकतवर रही, राज्य का विकास भी हुआ। जैसे बाबर से लेकर औरंगजेब तक। जैसे ही औरंगजेब के बच्चों में सैनिक शक्ति कमजोर पड़ी, उसका डेवलपमेंट भी रुक गया। सो द राइट आंसर इज ए, बिकॉज स्टेटमेंट भी सही है और उसकी व्याख्या भी आर कर रहा है। बट इस तरह की क्वेश्चन में कमीशन कई बार अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन लेता है। अब ये वेट करना होगा कि कमीशन ने क्या स्टैंड लिया। बट मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, द राइट आंसर इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आपका आंसर इसमें ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं, हम लोग इसे पॉलिटी में भी डील करते हैं, हिस्ट्री में भी डील करते हैं, तो हमने पॉलिटी के टीचर के लिए आपको छोड़ दिया है। ठीक है ना? जी हाँ। वैसे आप तो मुझे पंचायती राज समिति विचार किया था, इन्हें कालानु का क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो पॉलिटी के टीचर से आपके बीच में ले आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हिस्ट्री, नोबी और कांतो मैदान नो 51 नंबर क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हिस्ट्री। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज पब्लिश्ड? A 1900 AD, B 1901 AD, 1902 AD, 1903 AD. The right answer is 1901 AD. लंदन से बेसिकली इंग्लिश में ये पब्लिश हुई। ये किताब लिखी थी दादा भाई नरोजी ने। इसी किताब में दादा भाई नरोजी ने एक थ्योरी दी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत की गरीबी का जो राज था, किस तरह से अंग्रेज हमारे देश से पैसा ले गए थे, ये इसी बुक में है। सो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो द राइट आंसर इज 1901, 1901। ठीक है, मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको ओरिजिनल बुक की जो पब्लिश कॉपी है, फ्रेश पेज उसकी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा क्लास में। ठीक है ना? अभी वक्त कम है तो उन स्लाइड्स को यहाँ पर मैंने अपलोड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है। ठीक है, चलिए, हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं तो आगे बढ़ते चलते हैं। देखते हैं 56 और आगे के क्वेश्चंस हैं कि नहीं। 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 61 भी नहीं है, 62 भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 ऑनवर्ड क्या स्टेटस है? 63 भी नहीं है, 64, 65, 66, 67, 68, 69। 69 एक क्वेश्चन हम लोगों के टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें सवाल क्या देख लेते हैं।
Which one of the following pairs is not correctly matched? One side the table is related with the Thankaras and the other part is Nirvan places. Rishabnath, Ashtapad and Vashupujini, Samed Sikhar, Neminath, Urjयंता, महावीरा, पावापुरी। तो जब हम ये क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं तो इसमें कई बार हम लोगों के सामने एक कंफ्यूजन आ जाता है और उस कंफ्यूजन को आपको देखना होगा कि क्या एक्चुअल सही है और क्या गलत है, क्योंकि जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको एक चीज बड़ी क्लियर इसमें दिखाई देगी कि क्वेश्चन नंबर 69 में कई तीर्थंकरों के बारे में डिटेल्स दिए गए। अब 69 नंबर में जो बी है, वाशुपूज्य समेद शिखर में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी। निर्वाण जैन धर्म में एक तरीके से मृत्यु के बाद चूंकि निर्वाण प्राप्त होता है, हालांकि इनके यहाँ भी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। सो समेद शिखर पर इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई, यानी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। तो निर्वाण स्थल की अगर हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति स्थल से भी इसे जोड़ा जाता है। तो समेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ जी के लिए जोड़ा जाता है। तो वाशुपूज्य के साथ ये रिलेशन, तो 69 का जो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग मैच है, वो है वाशुपूज्य। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, चल नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 69 हमने देख लिया, 70 हमारे लिए नहीं है, 71 नहीं है, 72 हिस्ट्री का नहीं है, 73 नहीं है, 74 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 76 भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस पर डिटेल चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अपने रेगुलर क्लास में भी करेंगे और जो प्लस के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम अलग से करेंगे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद योर हिस्ट्री सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, एट विच प्लेस डिड राजा रणजीत सिंह सेट अप अदालते आला? अदालते आला मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट टाइम। ऑप्शन इज अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर एंड मुल्तान। द राइट आंसर इज लाहौर। लाहौर उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था और वहीं पर उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया था। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की? फारसी शब्द है अदालते आला। आला मीन्स टॉप, सर्वोच्च। तो जो सर्वोच्च अदालत है वो कहां पर लगाते थे राजा रणजीत सिंह? तो वो लाहौर में अपनी राजनीतिक राजधानी में लगाते थे। ठीक है, चलिए 78 क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं है, 79 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 81 भी नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हम अभी केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं, बाद में हम साइंस के क्वेश्चन भी लेंगे। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 हिस्ट्री से सीधे रिलेटेड है। क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड? ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान एंड डी इज उत्तर प्रदेश। This is the nature of the current affair related with history. इतिहास में लोग समझते हैं कि कोई करंट अफेयर नहीं होता और इतिहास में आईएएस और स्टेट पीसीएस में हर बार करंट के सवाल आते हैं और यूपी में खुदाई काफी हो रही है। अगर कुछ वर्ष पहले आप देखें तो लहुरा देव नाम की एक जगह को लेकर ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था। ये सवाल भी यूपी से रिलेटेड है। योर राइट आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा बैकग्राउंड बता देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये 2000 में एक चर्चा उठी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला है। मुजफ्फरनगर जिला में मांडी नाम के गांव में खुदाई के दौरान कुछ लोगों को एक तांबे का कलश मिला जिसमें सोने, चांदी और कुछ कीमती पत्थरों से बने गहने थे। गहनों की लूट मार को लेकर के हल्ला मचा, मीडिया में बात आई और इसका इफेक्ट यह हुआ कि यह विषय चर्चा में आया और मांडी तब से खुदाई के स्थल के रूप में मशहूर है। और मांडी को हड़प्पा सभ्यता स्थल से जोड़ा गया है। यहाँ से एक लिस्ट पूरी मिलती है खजाने की, इसमें सोने के आभूषण है, चांदी के आभूषण है, तांबे के कलश के अंदर रखे हैं, तांबे के भी कुछ सामान है, कुछ कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से ये मनके बनाए गए। सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, इट मीन्स डी। एंड उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मांडी नाम की साइट है। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं बेटा। ये एक सवाल 87 है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी सवाल है और ये विषय पॉलिटी के भी टीचर का है, इसलिए चूंकि संविधान निर्माण से है इसलिए हम लोग इसे छोड़ देते हैं और इसे हम पॉलिटी के टीचर को हैंडल करने देते हैं।
हम अपने हिस्ट्री के कोर हिस्ट्री के भी सब्जेक्ट को मेनली लेने की कोशिश करते हैं। गुड। आयुष जी ने कहा सर आपने बताया था ये आएगा क्वेश्चन और आ गया, तो अच्छा है बेटा। ऐसे अभी तो ज्यादा हम लोगों ने पढ़ाई की नहीं, मैं तो मुश्किल से अभी 1 या 1.5 महीने से ही आपके बीच में हूँ, तो कुछ क्वेश्चन तो आए हैं क्योंकि मैंने बहुत कम ही क्लास आपके लिए, लेकिन जो भी क्लासेस हमने आपके लिए हैं उसमें तो बहुत क्वेश्चन आ गए इस बार के एग्जाम में। अच्छे से तैयारी करेंगे। इस डिस्कशन के बाद कल से ही हम आपके लिए कुछ स्पेशल सेशन स्पेशल क्लास में भी लाएंगे, आपके प्लस क्लास में भी लाएंगे, यूट्यूब पर भी लाएंगे, जिससे आप सभी बच्चों को पहले तो पेपर का ट्रेंड हम जो एनालाइज करना सिखाते हैं कि पेपर खुद में कुछ कहता है, आपसे कहाँ गलती हुई है ये हम जैसे अनुभवी विशेषज्ञ आपको बता देंगे, और अगली बार वो गलती ना हो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अभी पहले तो हम लोग क्वेश्चन को ही फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हिस्ट्री से नहीं है, 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, तो हम लोग आगे की क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं। 150 क्वेश्चन का ये बंच होता है। हम जल्दी से देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री से और क्या क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 95 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें से काफी चीज तो सीधे क्लास में मिलेगी आपको, और ये सब क्लास हम ले चुके हैं, टॉपिक ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 95 सेज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने कई बार मॉडर्न इंडिया में आपसे कहा था कि घटनाओं के क्रम को पढ़िएगा, और मैंने अपने ऑप्शनल के यूट्यूब के सेशन में मैंने इस पर चर्चा की थी, और इन सब विषयों पर मैंने चर्चा की। इन सब विषयों का जितने पूछेंगे इतना तक का हिस्सा तो हम डील कर ही चुके हैं, सब विषयों पर चर्चा हो चुकी है। सो कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। नंबर 1 इज शारदा एक्ट। शारदा एक्ट इज रिलेटेड विद 1929। Nehru report, related year is 1928. Constitution of Simon Commission 1927, November 1927, and the Dandi March related year is 1930, March April 1930. So the real sequence is 27, 1927, 1928, 1929, and 1930. It means third, second, first, and fourth. Third, second, first, and fourth. So the match related with option A. So the right answer is A. हिंदी के बच्चे ध्यान दें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम पारित हुआ था, बाल विवाह से संबंधित था, 1929। नेहरू रिपोर्ट, जब अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कांग्रेस ने और सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। ये 1928 में रिपोर्ट आया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में, और डांडी मार्च, ये गलत लिखा, 31 नहीं है, डांडी मार्च जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। ठीक है, सो जो शारदा अधिनियम है, नेहरू रिपोर्ट है, तो सबसे पहले हो जाएगा साइमन कमीशन, तो नंबर 3 इस वक्त। नेहरू रिपोर्ट उसके बाद आई, शारदा अधिनियम उसके बाद, और फिर डांडी मार्च 1930। सो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 96 हिस्ट्री से नहीं है, 97 भी नहीं है, 98 भी नहीं है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या स्टेटस है। 99 भी नहीं है, 100 नंबर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। इन द context of Indian history, which of the following statement are correct regarding Vaikom Satyagraha? It was a satyagraha against untouchability and caste discrimination. Yes, this is right. Mahatma Gandhi participated in this satyagraha. This is also right. दरअसल जब हम वाइकोम सत्याग्रह की बात करते हैं तो वाइकोम सत्याग्रह 1924 में केरल के त्रावणकोर जिले के एक गांव का नाम था वाइकोम, जहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और कुछ अन्य नेताओं ने इसका आंदोलन चलाया। पहले से ये आंदोलन चला रहे थे नारायण गुरु, एन कुमारन और टी.के. माधवन। ये लोग जातिगत भेदभाव और मंदिरों में निम्न जाति के लोगों को प्रवेश न करने देने के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। 30 मार्च 1924 ईस्वी को केरल कांग्रेस कमेटी ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया, जिसमें काफी झगड़ा हुआ, हिंसा भी हुई। रामास्वामी नायकर जो आत्मसम्मान आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने भी मदुरई में एक समूह का नेतृत्व किया और इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। आंदोलन को लेकर के अगले वर्ष 1925 में
महात्मा गांधी त्रावणकोर गए और वहां पर वहां की रानी से मुलाकात की, बातचीत की, उनसे कहा कि जनता को इसका हक दिया जाना चाहिए। रानी ने बात मान ली तो निम्न जातियों के लिए सड़कों को तो खोल दिया गया, पहले सड़कें भी प्रतिबंधित थी, उच्च जातियों के लिए केवल थी, तो सड़कों पर चलने की आजादी तो निम्न जातियों को मिली, लेकिन मंदिर में प्रवेश की आजादी फिर भी नहीं। सो द बोथ स्टेटमेंट, select the correct answer using the codes given below, only one, only two, both 1 and 2. So the right answer is both 1 and 2, both statements are correct. यहाँ जो दो कथन दिए गए ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चल ऑप्शन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीरदेव मेवाड़ से संबंधित है, सही बात है। राणा चुंडा मारवाड़ से थे, सही बात है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही। मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये मालवा लिखा है जो पूरी तरह गलत है। जो जौनपुर का सरकी वंश तुगलक वंश के समय में स्थापित हुआ था, ये उससे संबंधित व्यक्ति थे। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो ये प्रारंभिक शासकों में से एक थे। इनका समय काल है 1394 टू 1399। तो ख्वाजा जहां मलिक सरवर पूरा नाम मिलता है, मलिक सरवर ख्वाजा जहां या ख्वाजा जहां मलिक सरवर, ये 1394 से 1399 ईस्वी तक जौनपुर के सरकी वंश के संस्थापक शासकों में से एक थे। सो ये रॉन्ग मैच है। सो द रॉन्ग मैच इज डी, सो योर राइट आंसर इज डी। ठीक, आगे बढ़ते चलते हैं। 102, 103 हिस्ट्री से नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए बेटा, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन कमीशन पूछता है। 104 भी हिस्ट्री से नहीं है, 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, 107 भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 108 भी नहीं है, 109 भी नहीं है, 110 है। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पढ़ाए नहीं जाते हैं, ऐसे रेयर क्वेश्चन आते हैं, हम लोग भी क्लास में से टेकअप करते हैं, लेकिन इन विषयों को नहीं करते। कमीशन ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछा है। फयादुल फवाद नाम का पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था किसने? अमीर हसन सिजजी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, हसन निजामी ने। ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया ही था, क्योंकि इस किताब का निर्माण जो है वर्ष 1800 तक के इतिहास को 1800 तक के इतिहास को कलेक्ट किया है आधुनिक लेखक अमीर हसन सिजजी साहब। इनका साथ दिया है निसाम अल दीन औलिया और जिया उल हसन फारूकी। तो तीन लोगों ने मिलकर ये किताब लिखी है फयादुल फवाद, फवायदुल उच्चारण है, फवायदुल फवाद एक बुक लिखी गई जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण ही नहीं है। इसमें वर्ष 1800 ईस्वी तक यानी 1800 ईयर 1800 तक टिल 1800 चिश्तिया सिलसिले की फिलॉसफी, चिश्तिया सिलसिले के बिहेवियर्स, चिश्तिया सिलसिले के रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, उन सब पर निजामुद्दीन औलिया ने चर्चा की थी, उसका विवरण है और बहुत सारी अन्य चीजों का विवरण है। इसे अमीर हसन सिद्दी साहब ने और जिया उल हसन फारूकी साहब ने, जिया उल हसन फारूकी साहब ने, और एक अन्य साथी मिलते हैं निशाम अल दीन औलिया, निशाम अल दीन औलिया। तीन लोगों ने मिलकर के ये किताब लिखी है। ये 1800 ईस्वी तक सूफी शासकों, सूफी संतों के आदर्शों, उनके व्यवहार पर चर्चित है। गुड, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, 112, 13, 14, इसमें से कोई भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं। हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, समय कम है, मुझे साइंस का भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आना है और उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी ज्यादा होती है, तो कोशिश करेंगे। पहले इसको ले लें। 119 एक हमारा क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स थे। 1784 में ये संस्था स्थापित हुई। ये संस्था भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत में, लैटिन में, जिस भी भाषा में अध्ययन की जरूरत पड़ी उन्होंने इस पर काम किया। इसी संस्था से रिलेटेड रहे लोग जिन्होंने सभ्यता की खोज भी आगे की,
अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति जैसी किताबों का इन लोगों ने अनुवाद किया। इन्हीं से जीन प्रिंसेप भी जुड़े रहे। तो सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784। तो ये 1784 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और इसके फाउंडर थे सर विलियम जोन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत कम समय है और बहुत सारे क्वेश्चन लेने को छूट ना जाए, इसके लिए जरूरी है। 120 नहीं है हमारा, 121 भी नहीं है, 122 क्वेश्चन भी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, 123 भी नहीं है, 124 भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वन 125 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 is related with history. Next question, with reference to the Satavahan rulers, which of the following statement is are true? The Satavahana kings were the nurturers of Prakrit language. Yes, this is right, because their administrative language is Prakrit. Public aspects of the art got more encouragement during the Satavahan period. Yes, this is also right, because इसी पीरियड में बहुत सारे चैत्य, विहार और अन्य चीजों का निर्माण हमें सातवाहन संस्कृति में होता है। सातवाहनों और इक्ष्वाकुओं ने मिलकर के अमरावती स्तूप कला शैली और अमरावती मूर्ति कला शैली को जन्म दिया। तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही। राजा हाल ने गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक इसी प्राकृत भाषा में लिखी थी। प्राकृत भाषा ही उनकी प्रशासनिक भाषा भी थी, इसलिए वो पोषक माने जाएंगे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, सही बात है। महाराष्ट्र में जितने भी ज्यादातर जो भी चैत्य बने हैं, विहार बने हैं, वो इसी समय बने हैं। जैनों के बहुत सारे मंदिर यानी बशादी भी इस समय बने हैं। और सातवाहनों के अंत तक आते आते और इक्ष्वाकु राजाओं के साथ मिल करके अमरावती स्तूप कला शैली और अमरावती मूर्ति कला शैली का विकास भी हुआ। इसलिए स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 130वां क्वेश्चन भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, देख लेते हैं। 131 भी नहीं है, 132 भी नहीं है, 133 भी नहीं है, 134 भी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से हम लोग। 135 गुड, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है पहले। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ओनली बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय जी ने भी की, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी की, सुभाष चंद्र बोस साहब ने भी की थी। सो द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें से कोई भी हिस्ट्री का नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम आज केवल आपके बीच में हिस्ट्री और साइंस का ही क्वेश्चन डील कर रहे हैं, बाकी विशेषज्ञ अपने अपने सब्जेक्ट के साथ आपके बीच में है। पूरे पेपर पर डिस्कशन हम आज के बाद किसी एक दिन ले लेंगे और पूरे पेपर पर इसके ट्रेंड एनालिसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ा जाए तो आगे एग्जाम में हम बेहतर कर पाएंगे। गुड। 142 क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल दिया? 1861 मैंने बताया था और ये डिस्कशन मैं यूट्यूब पे भी कर चुका हूं आपके बीच में, आप वो जरूर सेशन देखें। उसमें क्वेश्चन सेम और सेम वर्ड यूज किया गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, डिपार्टमेंटल सिस्टम जो है पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम इसी समय लागू किया गया था, उसके पहले नहीं था। तो पहली बार जो विभाग या विभागीय पद्धति पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को अधिक अधिकार जो मिला वो 1861 ईस्वी में मिला, क्योंकि पहले ये सारे निर्णय लिया करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग, उसके पहले लिया करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग। डिटेल चर्चा का समय नहीं, क्योंकि दूसरा टॉपिक भी लेना है, तो अभी आंसर केवल जान लीजिए 1861 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन मिल जाए। 150 तक आते आते पहला भी नहीं है हमारा, 145 भी हमारा, हाँ 145 हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे पूछा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन किस टॉपिक से आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है रागमाला। रागमाला पुंडरीक विठल साहब से संबंधित है। रस कॉमेडी श्रीकांत साहब से संबंधित है, जिन्होंने संगीत पर संस्कृत भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसमें 9 रस नृत्यांगनाओं की चर्चा
संगीत नृत्य संबंधी विषय है, तो जो रस कौमुदी विषय है वो श्री कंठ से जोड़ दीजिए, बी को 4 से, ए को 3 से। राग विबोध ये सोमनाथ जी ने 1610 ईस्वी में लिखी थी। इस किताब की बड़ी खासियत यह है कि इसमें संगीत के रागों का वर्णन है, जिसमें दक्षिण भारत की कर्नाटक संगीत और उत्तर भारतीय संगीत का आश्चर्यजनक मिलन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो राग विबोध जो है वो सीधे सीधे जुड़ जाती है सोमनाथ जी से। 1610 में इन्होंने इस किताब को लिखा था। चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट माखिन या वेंकट रमन साहब से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसके अंतर्गत भी हमें इसी प्रकार के साहित्य में सांस्कृतिक विषयों का वर्णन है। सो चतुर्दंड प्रकाशिका पुंडरीक विठल वेंकट रमन साहब से जुड़ जाएगा। सो अब देख लें, ए जुड़ता है 3 से, तो ए अगर हम 3 के ऑप्शन के रूप में लेकर के चले तो ए 3 से जुड़ जाएगा। रस कौमुदी श्रीकंठ से, बी 4 से, सी राग विबोध सोमनाथ से, सी 1 हो जाएगा, और चतुर्दंड प्रकाशिका पुंडरीक विठल से हो जाएगा। तो ये रागमाला पुंडरीक विठल है, तो ए को हमने 3 से किया। बी रस कौमुदी श्रीकंठ से हमने जोड़ा। सी राग विबोध को सोमनाथ जी से जोड़ा था, सही है। और चतुर्दंड प्रकाशिका को हमने वेंकट रमन से जोड़ा, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए, ठीक है। चल और देखते हैं आगे कोई 146 में हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं, जल्दी से क्लोज करते हैं, तो फिर हमें साइंस लेना है। 47 भी हमारा हिस्ट्री नहीं है, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, और 50 भी नहीं है, ठीक। सो चलिए जल्दी से फिर वापस चलते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा, हाँ ये अगर किसी को ये देखना है कि कौन सा सीरीज है, तो ये सीरीज सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर सीरीज सी है जिसको हम लोग डील कर रहे हैं। चलिए हम देखते चलते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में क्या कोई साइंस का टॉपिक है, और वो साइंस का टॉपिक है तो उसको हम लोग इस तरह से डील करेंगे कि चीजें हमारे सामने और बेहतर तरीके से आती चली जाए और हम राइट आंसर के करीब हों। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या ये साइंस से है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 साइंस से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए ये साइंस का टेक्नोलॉजी का पार्ट है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय था और चर्चा में भी रहा था, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अब अभी इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आगे टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा। यूपीएससी देंगे तो और टिपिकल बना सकता है। इसमें जो आईआईटी बॉम्बे है, दिस इज द राइट आंसर। मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं साइंस की क्लास में जब आऊंगा, क्योंकि साइंस का क्लास मुझे आपको लेना है। जब मैं साइंस की क्लास में आऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। 2020-21 में कोविड की जब महामारी चल रही थी, तो दूसरी लहर जब आई 2021 में, तो अप्रैल 2091 में बॉम्बे आईआईटी के साइंटिस्टों ने, जिन्हें खास तरीके की टेक्नोलॉजी का अनुभव था, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन जो हवा से, ये लोग क्या करते हैं कि हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, तो हवा से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब उसमें टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन टेक्निक कहते हैं। प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्टों ने, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के माहिर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इससे ऑक्सीजन को जनरेट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर, इसका एक पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दिखाया गया, और फिर एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आईआईटी बॉम्बे की टेक्नोलॉजी है, जिसे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और स्पैनटेक इंजीनियर्स मिल करके इस पर काम कर रहे हैं, और प्राकृतिक नाइट्रोजन पैदा करने वाले, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन पैदा करने वाले इंडस्ट्री में से अब वो ऑक्सीजन पैदा करने वाले जनरेटर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चर्चा का विषय था। ये जुगाड़ एक तरीके की टेक्नोलॉजी थी, हमारी मजबूरी थी, और ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन बन गया, एक नई खोज बन गई।
और ये खोजा सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे ने। सो राइट आंसर हो गया बी, राइट आंसर इज बी। At the time of second wave of COVID-19 pandemic, which institute had demonstrated the conversion of nitrogen generator into oxygen generator? The right answer is IIT Bombay. अगली बार पूछ सकता है कि ये किसने कराया था, उसके साथ जोड़ देगा दो तीन और चीजें। तो एक तो टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स और स्पैनटेक इंजीनियर्स मिलकर इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कैसे ये काम करेगा, इस पर ये लोग एक एसओपी तैयार कर चुके हैं, एमओयू साइन कर लिया और इस पर अब प्रैक्टिकल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं साइंस पे। इसमें से कोई क्वेश्चन है? नो, देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड विद साइंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें कोई साइंस का क्वेश्चन है क्या। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, 12 नो, 13 नो। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो साइंस से रिलेटेड है। ये बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, या हम इसको इकोनॉमिक वो भी नाम देते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज which one of the following is not a major cocoa? No. Question number 13. The globe represents to which of the following terminal bird, accessory birds, flower birds and vegetative birds? अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो जो लॉन्ग होता है, हिंदी में इसको हम लॉन्ग कहते हैं, हिंदी में इसे क्लोव कहते हैं। तो लॉन्ग है क्या? एक तरीके की ये फूल कली होती है ना, ये एक तरीके की फूल कली होती है, यानी फूल बनने से पहले जो कली का स्टेटस होता है ना, ये वो होती है और ये उसी समय पिक कर ली जाती है, तोड़ ली जाती है। फूल का रूप है, सूखा हुआ रूप है। सो द राइट आंसर इज फ्लावर बर्ड। तो 30 नंबर क्वेश्चन भी हमारा साइंस से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस एज मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो द इसका जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर काउंट होता है। सो द राइट आंसर इज बी। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमने क्लास में ये पढ़ाया है, ये भी हम क्लास में आपको पढ़ाते रहे, ये भी क्लास पढ़ाते रहे। फूल कली भी हमने चर्चा की है आपके क्लास में, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं रहा, बट ये क्लास रेगुलर मेरा बहुत से प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम लोग रेगुलर इसकी चर्चा करते रहते हैं, स्पेशली ब्लू बेबी सिंड्रोम तो खूब चर्चा में रहता है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड? हीमोग्लोबिन, मेथहीमोग्लोबिन, लेड या नाइट्रेट? द राइट आंसर इज मेथहीमोग्लोबिन। मेथहीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता यह है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू में नहीं जा पाता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर नीला पड़ने लगता है और इस तरह के स्टेटस को, बच्चे की डेथ हो जाती है, शरीर नीला पड़ने लगता है। सो एक सिंड्रोम यानी लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। सो ब्लू बेबी, बच्चा नीला पड़ के मर जाता है, इसलिए इस बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम और ये मेथहीमोग्लोबिन की अधिकता की वजह से होता है। कई बार आनुवंशिक रूप से हृदय संबंधी गड़बड़ी की वजह से भी होता है। जब ब्लड से ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाएगा, शरीर में सप्लाई नहीं हो पाएगा, वो कारण हो सकता है। जेनेटिक इश्यूज होते हैं। आप सिर्फ इतना जाने कि 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया, जब कभी क्लास में डील करेंगे तो बहुत डिटेल बताएंगे क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसमें। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आंसर इज मेथहीमोग्लोबिन। ओके, चल जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें साइंस का कोई क्वेश्चन हमारे लिए है क्या। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है, 18 इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद साइंस। बोtulism इज foodborne infection, foodborne intoxication, waterborne infection, waterborne intoxication। हिंदी में भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। द राइट आंसर इज फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। जब खाने में जीवाणु या रोगाणु पैदा होने लगते हैं और उसे खाना सड़ने लगता है और उस समय गलती से आपने उसे खा लिया तो उसका जो विषैलापन है वो आपके शरीर में दुष्प्रभाव पैदा करता है। ये अवस्था बोtulism कहलाती है। सो द राइट आंसर इज बी, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। आगे देखते हैं क्या कोई और साइंस का क्वेश्चन है क्या। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस? नंबर 1 पेलाग्रा,
Actually, pellagra is the deficiency related with niacin or you can say tryptophan. ट्रिप्टोफैन या नियासिन की कमी से जो बीमारी होती है उसे पेलाग्रा कहते हैं। बी स्कर्वी विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है, राइट। बट द राइट आंसर इज चेलियोसिस। व्हाट इज चेलियोसिस? एक्चुअली जब रिबोफ्लेविन है इसकी कमी से जब बीमारी होती है तो एक खास बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो वेरी बेरी नाम की बीमारी है वो B1 की कमी से, नॉट बी कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉज रिलेटेड विद B1। B1 इज थायमीन, विटामिन B1 जो है उसका नाम है थायमीन। और जो बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बी के सभी गुण हैं उसकी कमी से चेलियोसिस होता है। इससे कई तरह के रोग होते हैं। केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है चेलियोसिस, यह है क्या? जब ओठ फटने लगते हैं, ठीक है, ओठ का सूखापन मिलेगा, ओठ फटने लगेंगे तो ओठ सूजन आ जाएगी, ओठ फटने लगेंगे, क्रैक लिप्स बोलते हैं इसको। तो द राइट आंसर इज डी, नॉट सी। बेरी बेरी रोग तो थायमीन से होगा, ये भी बी से है लेकिन ये B1 से है। और चेलियोसिस जो है वो रिबोफ्लेविन की कमी की वजह से होता है। तो रिबोफ्लेविन की कमी से बहुत सारी अन्य चीजें होती हैं, याददाश्त भी चली जाएगी, आपकी त्वचा खराब हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे। तो जब हम लोग विटामिन पढ़ते हैं तब इन सब की चर्चा करते हैं। योर राइट आंसर इज डी, ठीक है। तो अभी केवल इतना ही समझें, समय कम है, आगे फिर इसकी चर्चा करनी है, हम और डिटेल लेकर चलेंगे क्योंकि और बहुत से टीचर्स हैं। पीछे सीरीज है पूरी, 24th नहीं है साइंस का, 25th नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं। 27 एनवायरमेंट इकोलॉजी का है, वो एनवायरमेंट इकोलॉजी में टीचर आपको डील करेंगे, इसलिए मैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज डील यहाँ नहीं कर रहा हूँ। इसमें कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं है अभी तक। 32, यस 33 नंबर क्वेश्चन अगेन साइंस से रिलेटेड आ गया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्लास में रेगुलर डील होता है, जब हम लोग जनरल साइंस पढ़ते हैं तो ये सब टॉपिक आते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए कभी भी संतरे से नहीं मिलता, संतरा या नींबू से मिलता है विटामिन सी। विटामिन डी मिलता है कॉड लिवर ऑयल से, कॉड मछली का तेल से। विटामिन 6 मिलता है धान के चोकर से। ये नीचे के तीनों सही है। विटामिन ए मिलता है लाल पत्ते या हरे पत्ते वाले चीजों से, पीले फलों से। आम में आपको मिल जाएगा, पपीता में मिल जाएगा, पालक में आपको मिल जाएगा, रेड कलर की चौलाई बोलते हैं यूपी में एक साग को, रेड लीफ होती है, उसमें विटामिन ए मिल जाएगा। लेकिन संतरे में विटामिन ए नहीं मिलेगा। सो सुमेलित नहीं है। Which one of the following pair is not correctly matched? So the option A is not correctly matched. Orange is not the source of vitamin A. So the right answer is A. ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं बेटा और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं। जल्दी से आगे बढ़ते चल रहे हैं हम लोग। 40 नहीं है, 41 भी नहीं है, 42 यस आ गया। ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्क्विटो बॉर्न डिजीजेस? मॉस्क्विटो बॉर्न डिजीजेस में डेंगू भी है, ठीक। डेंगू आजकल दिल्ली में लगातार फैल रहा है। ये जो मच्छर की खास वैरायटी है एडीज, एडीज इजिप्टी, तो ये एडीज इजिप्टी से फैलता है। डेंगू एक वायरल डिजीज है। ये बीमारी फैलाने वाला जो रोगाणु है वो तो एक वायरस है, लेकिन उस वायरस को मच्छर लेकर आपके शरीर में प्रवेश करा। मच्छर जब आपको काटता है तब डेंगू होता है, लेकिन मच्छर से कोई बीमारी नहीं होती। मच्छर बीमारी के कण लाता है, और बीमारी के कण जिन्हें हम रोगाणु कहते हैं वो एक वायरस है। तो डेंगू इज अ वायरस, बट यहाँ लिखा है ना मच्छर वाहित बीमारी नहीं है, तो ये मच्छर के वाहन से ही होता है, मच्छर ही लेकर आता है, इसलिए ये आपका उत्तर नहीं है। फाइलेरियसिस, ये एक खास तरह का मच्छर होता है, इसको क्यूलेक्स बोलते हैं। क्यूलेक्स मच्छर एक निमेटोड नाम के रोगाणु को लाता है, वाउचेरिया बंक्राफ्टी। हाथी पांव की बीमारी आपने सुनी होगी, ये फाइलेरियसिस है, ये भी मच्छर से ही फैलता है। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जब काटता है तब हमें मलेरिया होता है, ये भी मलेरिया मच्छर से फैलता है। बट जो निद्रा रोग है ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, जैसे ये वायरल डिजीज है, मलेरिया है, ये भी प्रोटोजोन डिजीज है, ये एक निमेटोड डिजीज है, लेकिन तीनों को मच्छर लाते हैं। इसे मच्छर नहीं लाता, इसे एक खास तरह की मक्खी के काटने से होता है, जो अफ्रीका में पाई जाती है, सहारा अफ्रीका रीजन में पाई जाती है। बेसिकली ये जो बीमारी है ये एक रोगाणु है, प्रोटोजोन, ट्रिप्नोसोमा जिसे हम लोग कहते हैं, अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमासिस इसे कहा जाता है।
सो आप अभी सिर्फ इतना जाने कि निद्रा रोग मक्खी के काटने से होता है और ये मक्खी से काटने वाला रोग है, इसलिए 42 आपका गलत आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 3 अन्यों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? सो आंसर इज सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, क्योंकि 80 से 85% ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए जब कभी आप लोग बर्फ की वैली में जाते हैं घूमने के लिए तो खास तरह के चश्मे की जरूरत होती है। लेह लद्दाख के हमारे सारे सैनिक मोटे काले चश्मे पहनते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी से आंख अंधा हो जाता है। सो द राइट आंसर इज सी। ठीक, वजह रिफ्लेक्शन 80 to 85% जो है ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए चलिए 45 हमारा आंसर नहीं है, साइंस का नहीं है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम कम है। 46 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी नहीं है, 51 नहीं, 52 नहीं है, 53 भी नहीं है, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है। इस पेज में एक भी क्वेश्चन हमारे साइंस का नहीं है। 56 में देखते हैं कुछ है क्या। 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 is the question related with science. Which one of the following is the main constituents of LPG? LPG, निम्न में से LPG का मुख्य अवयव क्या है? यानी आप जो LPG सिलेंडर घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? हेक्सेन नो, पेंटेन नो, मीथेन CNG में होती है। यहाँ ब्यूटेन इज द राइट आंसर। एक्चुअली जो आप LPG सिलेंडर गैस यूज करते हैं उसमें 2 तरह की गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन उसमें 20% होती है और ब्यूटेन लगभग उसे 80% के आसपास होती है। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा वो ब्यूटेन होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए और देखते हैं जल्दी से कहीं कुछ। हाँ, एक क्वेश्चन फिर बॉटनी से देखिए दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 61, टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं? खास तरह का रेशा निकाल के बनाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एस्क्लेपिडिएसी। एस्क्लेपिडिएसी, द राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, क्लास में फिर इसे हम लोग डिटेल चर्चा कर लेंगे कि ये कैसा कपड़ा होता है, कैसे रेशा इसे निकाला जाता है। ठीक है, हाँ, जूट के बारे में जानेंगे तो चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैसे जूट से, केले से, बहुत सी वनस्पतियों से कपड़े बनते हैं। तो अभी तो फिलहाल अब राइट आंसर ए ऑप्शन ले लेते हैं। 63, 64, 65, 66। 66 आपके साइंस से है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज ट्रैक्यूल्स नो, ब्रोंक्यूल्स नो, pulmonary veins no, alveoli. Alveoli is the place where carbon dioxide exchange with oxygen. So आपको सही आंसर है alveoli। कैसे मैकेनिज्म है जो हम लोग साइंस की क्लास में होंगे, तो फेफड़े से गैस कार्बन डाइऑक्साइड शरीर का कैसे बाहर निकलता है और ऑक्सीजन कैसे वहां पर रिसीव की जाती है, कौन रिसीव करता है, हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग कैसे होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड कैसे बनता है, सब चर्चा करेंगे। अभी केवल आंसर इज alveoli। राइट आंसर इज डी। 67 भी नहीं, 68। पॉजिट्रॉन पूछ रहा है निम्नलिखित में किस कण का शून्य आवेश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज? पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अल्फा कण के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूट्रिनो इज द शून्य आवेश वाला जो जीरो चार्ज पार्टिकल है, दिस इज न्यूट्रिनो। सो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, कितने लिखा? सी। विवेक जी ने लिखा सी। बेटा किस आंसर का क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो। विवेक बेटा आपने लिखा सी एंड डी, तो सी एंड डी किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो, जल्दी से बताओ तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर भी जरूर डाला करें, बिकॉज मैंने अभी 66 लिया, इसका आंसर है डी, तो आपने उसका आंसर डी दिया या नहीं आई डोंट नो। नेक्स्ट हमें 68 लिया, उसका आंसर है बी। ठीक है ना, हाँ आगे बढ़ते चलेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है बेटा क्योंकि दूसरे और लोग भी टीचर हैं जो आपको अपने अपने सब्जेक्ट लेकर आएंगे। 71 question is related with science. Nitrogen is not an essential constituent of chlorophyll. Yes, इसमें नाइट्रोजन है। RNA of course नाइट्रोजन है, DNA of course नाइट्रोजन है। कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं होता नाइट्रोजन, बिकॉज इसमें केवल कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। जब हम लोग फूड एंड डाइट पढ़ते हैं तो हम इसके केमिकल फॉर्मूला बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में एक ग्लूकोज पार्टिकल को ले लेते हैं। देखिए इसमें C6H12 और O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें केवल कार्बन है, इसमें 6 एटम कार्बन के हैं
12 एटम इसमें हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम इसमें ऑक्सीजन के हैं। इसमें कहीं भी नाइट्रोजन नहीं, जबकि आरएनए में भी नाइट्रोजन है, डीएनए में भी नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब गलत आंसर हो गए। हमारा पूछ रहा है नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 72 नहीं है, 73। Which of the following types of glass can cut off ultraviolet rays? Soda glass, no. Pyrex glass, yes. This is the right answer. 73 का पायरेक्स कांच कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? समय कम है, अगली बार जब हम लोग क्लास में होंगे तो उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कटिंग कुकुम्बर if salt is added then water comes out due to active transport, no. Passive transport, no. Osmosis, this is the right answer. Osmosis, परासरण की वजह से ये प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से जो नमक जब आप डालते हैं तो नमक से पानी की वजह से जो सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। और यहाँ पर हमको ये जो आंसर है वो सी आंसर के रूप में है। सुगम्य भारत फ्लाई ऐश हमारा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 81। हाँ, 81 क्वेश्चन इज रिलेटेड विद साइंस, हम ले लेते हैं इसे। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का मूल कारण क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो आकाश आपको नीला नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर आकाश नीला भी दिखता है, सुबह के समय जो है लाल दिखाई देता है, ऑरेंज दिखाई देता है। इन सब की अपनी कुछ कॉजेज, उसकी वजह है प्रकाश का जो विसरण होता है, यानी जो प्रसार होता है, ये उसका रियल कॉज होता है। और इसकी वजह से द राइट आंसर इज बी, धूल के कणों की वजह से ये प्रसार होता है, डस्ट पार्टिकल की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अगला साइंस का क्वेश्चन है। With reference to the radioactivity, which of the following statement is are correct? Radioactivity is a nuclear property. This is right. Hydrogen bomb is prepared on the principle of nuclear fission. No, this is wrong. Nuclear fusion. The mechanism of hydrogen bomb related with nuclear fusion, not fission. तो ये स्टेटमेंट गलत है। अर्थात रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही बात है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम नहीं करता है, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। सो द राइट आंसर इज ए। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ये भी नहीं है, 90 भी नहीं, 91 भी नहीं है, 92 इज ये हमारा आंसर है, साइंस से रिलेटेड है। हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे पूछ रहा है कि सामान्य दृष्टिकोण निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? फॉलिक अम्ल, नो। राइबोफ्लेविन, नो। नियासिन, नो। रेटिनॉल, रेटिनॉल इसी की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। सो द राइट आंसर इज डी, रेटिनॉल। आगे बढ़ते चलते हैं, समय कम है, चूंकि 1 घंटे के लिए हमने समय आपके लिए लिया था और वो टाइम लगातार इंडिकेटर समय इंडिकेट कर रहा है, बट डोंट वरी। हाँ, वेरी गुड। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। डॉक्टर वेणुगोपाल भारत में हृदय प्रत्यारोपण के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वो हमारे राइट आंसर नहीं होगा। वैश्विक स्तर पे सवाल पूछा गया है, तो सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, यस। आगे बढ़ जाते हैं हम जल्दी से, डिटेल बाद में चर्चा करेंगे। इस पेज में और कोई भी क्वेश्चन हमारा साइंस से रिलेटेड नहीं है। देखते हैं इसमें कोई चैप्टर में कुछ क्वेश्चन साइंस का है कि नहीं। 99 नहीं है, 100 भी नहीं है, 101 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। साइंस और हिस्ट्री मैंने 2 सब्जेक्ट के आपको प्रॉमिस किया था, तो साइंस के बस मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हिस्ट्री के मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ। गुड। 109, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ओनली पेट्रोलियम। बायोगैस जो है ये भी नॉन, चलिए
तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम, क्योंकि बाकी सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 112 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से विद्युत उपभोग के संदर्भ में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 112 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? ये एक अदिश राशि है, सही बात है। जब एक अदिश है तो सदिश नहीं होगी, तो इसलिए आंसर केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पेज पे और कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं है, मैं जल्दी ले लेता हूँ क्योंकि दूसरे और जो डिस्कशंस हैं वो लोग परेशान है। यस, ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है, मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, आप देख लें। 115 रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन के लिए होता है? तो धुएं की घनत्व के मापन के लिए होता है। ठीक है, आजकल जो आप लगातार वायु प्रदूषण की चर्चा देख रहे हैं, ये धुएं के मापन की वजह से आपके बीच में आती है। 118 नहीं है, 119 नहीं है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। 120 नहीं है, 121 नहीं है, एक सेकंड पिछले पेज पे क्वेश्चन देख लेता हूं, कहीं कोई छूटा तो नहीं। हाँ, ये एक साइंस का क्वेश्चन रह गया था गलती से। 118 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड, राइट, ये सही बात है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट, दिस इज आल्सो राइट। सॉलिंग ऑफ मिल्क इज नाइट्रिक एसिड, नो, दिस इज रॉन्ग। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सो ये केवल सी आपका मैच नहीं कर रहा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 121, 23, 24 इज थोड़ा साइंस से मिलता जुलता है। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारत और मैत्री। सो द ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा करते हैं, साइज देखते हैं इसमें कुछ पकड़ में आ जाए। 125 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है। शायद अगले पेज पे कोई क्वेश्चन हमें साइंस का मिल जाए। 31, 32, 33, नो, 33 is right. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other reason is R. Assertion A, human body synthesis all the vitamins required by it, no. Reason R, vitamins are essential for proper growth of the body, this is right. So option ढूंढते हैं। A is true, no. A is false and R is true. So this is the right answer. So option D is right. ठीक है, हाँ, समय बेटा कम है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। 124 ये इकोनॉमी का सवाल है, लास्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन हम लोगों के काम का मिल जाए। ये हम लोग ले चुके थे क्वेश्चन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं। इस पेज पे कोई हमारे साइंस का क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से देखते हैं इस पे कोई पेज है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। Fruit stored in a cold chamber exhibit longer storage life because exposure of sunlight is prevented, no. Concentration of carbon dioxide in environment is increased, no. Rate of perspiration decrease, this is the right answer. शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर कम हो जाती है। दरअसल श्वसन दर कम होती है तो इथिलीन गैस कम निकलेगी। अगर इथिलीन गैस ज्यादा निकलेगी तो सेल्स जल्दी मरेंगे और वो सड़ने लगते हैं, इसीलिए एथिलीन को हम सड़ने वाले हार्मोन की संज्ञा भी देते हैं। सो 143 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, हाँ, 143 में राइट आंसर होगा वो सी हो। चलिए विवेक जी ने लिया 118 का, देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। 118 एंड 43 है, जो 43 भी दिया है आपने बेटा, जल्दी से देख लें आपका आंसर सही है कि नहीं। 143 सी, यस 143 राइट है बेटा, सी है आपका विवेक। 118 आपने दिया, जल्दी से आपका एक क्वेश्चन देख लो। 118 इस पेज पर है, 118 में सी
ठीक है, दोनों विवेक जी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए, और बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया था। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि दूसरी डिस्कशन पे अभी मुझे करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल के बाद इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और क्लास पेपर के ट्रेंड एनालिसिस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कैसे तैयारी करनी है इसकी एक लंबी श्रृंखला हम लोग लेक्चर में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, कल मिलते हैं।